साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो जीएस पेपर 3 का हिस्सा है यूपी पीसीएस मेंस के अंदर, ये मॉड्यूल मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा। तो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी जो योजना होती है वो बहुत आवश्यक होती है कि कैसे आप उसको शुरू कर रहे हैं और कैसे फिनिश करेंगे। तो इस वीडियो में आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, साथ में जो पिछले वर्षों में यूपी पीसीएस ने मेंस में सवाल पूछे हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण और सिलेबस से उसका कोरिलेशन, और साथ में आपको ये भी समझाने की कोशिश मैं करूंगा कि प्रश्न केवल और केवल एक पर्टिकुलर डायमेंशन में नहीं बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पूछे जा रहे हैं। एक या एक से अधिक दूसरे विषयों को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ना क्या है, मटेरियल क्या यूज करना है और आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और प्रीवियस ईयर के पेपर को देख करके आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि जीएस पेपर 3 के 20 प्रश्नों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको किस डायमेंशन में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आइए बढ़ते हैं आगे, लेकिन एक गुजारिश ये है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा लेक्चर प्लान है, किस तरीके से मैं आप लोगों को ये पूरा साइंस टेक कवर कराऊंगा, कितने लेक्चर्स में, वो लेक्चर प्लान बिल्कुल लास्ट मिनट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको समझ में अच्छा आएगा। और वैसे भी आप नहीं बने रहेंगे तो नुकसान आप अपना करते हैं, क्योंकि फाइनली प्रिपरेशन आपको करनी है, आंसर राइटिंग आपको करनी है। और इतना सिस्टमेटिक मॉड्यूल आपको शायद ही कहीं और इतने कम लेक्चर टाइम में आपको मिलेगा। आइए शुरू करते, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना है जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 के अंदर पढ़ना है तो सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका जो सिलेबस होता है वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि सर क्या पढ़ना है। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको सिलेबस पहले से ही याद होगा। हाँ, आई रिपीट, पहले से आपको याद होगा, क्योंकि सिलेबस जिन लोगों को याद रहता है वही लोग जब कहीं भी कोई टॉपिक न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कहीं कुछ पढ़ते हैं तो आप अपने काम की चीज वहां से निकालना शुरू कर देते हैं। तो पहला काम तो ये कि सिलेबस को इतना थॉरली देखिएगा कि आपको सिलेबस याद हो जाए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है और साथ में डेली लाइफ में क्या डेवलपमेंट रहा है। और आप क्वेश्चन अभी देखेंगे तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द नेशनल सिक्योरिटी। अब यहीं से आप अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन फ्रेम करने आपको भी आना चाहिए। जब क्वेश्चन आप फ्रेम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जवाब भी आप लिखना शुरू कर देंगे। होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए और कैसे चाहिए। यदि आप कोई परेशानी, इंडिविजुअल सजेशन देना है, कमेंट जरूर करिए। आपके एक एक कमेंट को बहुत सीरियसली टेकअप किया जाता है। आपके कमेंट हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि किसी चीज को आकार देना है तो सामने से डिमांड आ रही हो कि हाँ भैया इसको इस तरीके से आकार दिया जाए, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करेंगे आप। तो ये हो गया। इसके बाद सिलेबस में रखा गया है इंडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो क्या रिसेंट पॉलिसी रही है भारत सरकार की, वो आपको देखना है। प्लस यदि यूपी की गवर्नमेंट ने कोई आपका इनिशिएटिव लिया है तो वो भी आपको यहाँ पर देखना रहेगा। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, मतलब जो भारतीयों का अचीवमेंट है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको देखना है कि कौन कौन से भारतीयों ने क्या अचीव किया हुआ है, वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है, या हमारे जो एजेंसीज हैं उनका क्या योगदान रहा है। इसके बाद कह रहा है कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो प्रौद्योगिकी है उसका स्वदेशीकरण। तमाम ऐसी तकनीकियां हैं जो हमारे पास नहीं थी, उनको हम बाहर से ले आए हैं, तो उनका हम कैसे स्वदेशीकरण करें। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन को हमने कैसे इंडिजिनस बनाया, ये समझना होगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जमाना फास्ट फॉरवर्ड है, तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं हर सेक्टर में, तो उसमें क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर क्या इश्यूज हैं उनको देखना है। साथ में डुअल एंड क्रिटिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जैसे कि कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जो डुअल यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रायोजेनिक इंजन को ही आप ले लीजिए, तो क्रायोजेनिक इंजन की मदद से आप जीएसएलवी रॉकेट भी लॉन्च कर सकते हैं और साथ में आप आईसीबीएम मिसाइलें भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यदि किसी को ट्रांसफर करी जाए,
मान लीजिए हमने डेवलप कर लिया और हम ये टेक्नोलॉजी किसी ऐसे कंट्री को ट्रांसफर कर दें जो इसका मिसयूज करके मिसाइल बना दे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो क्या इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, नेशनल पॉलिसी हमारी क्या कहती है, और हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है, और हम आगे क्या सोच रहे हैं, ये सारे पहलू आपको समझने पड़ेंगे। आफ्टर दैट हम सिलेबस की तरफ बढ़ें तो देख सकते हैं क्या है, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी की बात करी जा रही है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, एलटीई क्या है, वीओएलटी क्या है, राउटर क्या है, इंटरनेट क्या है, तमाम जो ऐसी बातें हैं वो सब आपको समझना पड़ेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी, जीएसएलवी, पीएसएलवी, इसरो, ये सारे डायमेंशंस। कंप्यूटर्स में सुपर कंप्यूटर कैसे हैं, फ्लॉपी क्या होती थी, कंप्यूटर का जो क्रमिक विकास हुआ वो सब आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। एनर्जी रिसोर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाई? क्योंकि बिना एनर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता, यू नो। एंड नाउ यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट वी आर यूजिंग एंड कंज्यूमिंग द एनर्जी इन द डिफरेंट फॉर्म्स, एंड दिस इज द नीड कि अब हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये टॉपिक बहुत ही सीरियसली टेकअप करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार ये सवाल इस टॉपिक पर पूछे गए हैं। सिलेबस को समझिएगा, कोई कंफ्यूजन बताइएगा। नैनो टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट एक क्वेश्चन, माइक्रो बायोलॉजी से एक क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन, कुछ भी एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी किसी भी एक टॉपिक उठा करके सीधा आपके एग्जाम में रखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर एंड डिजिटल राइट्स, यदि आपके दिमाग से कोई चीज निकल करके आई है, उस पर आपका बौद्धिक अधिकार है, तो वो उस पर क्या पॉलिसी है, क्या नियम है, क्या इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, क्या नेशनल पॉलिसी है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। और आप यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या सिलेबस को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। बहुत ही आसानी से, आसान भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में मैं आपको समझाते हुए इतना कुछ क्लियर करा दूंगा कि जब आप कलम लेके बैठेंगे तो आपको लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि सर हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट रहेगा और ऑथेंटिक कंटेंट रहेगा और सारा एग्जाम्पल भी आपके पास रहेगा और आप आराम से लिखते हुए चला जाएगा। बस आप इस चैनल को फॉलो करिए और भरोसा रखिए इस चीज पर कि आपको जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी हार्डवर्क करी जाती है, फिर वो आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिलेबस और क्या आपसे डिमांड कर रहा है, चलिए अच्छी बात है। सिलेबस आपका यहां पर समाप्त हो जाता है, यानी कि एक बार मैं फिर से रिकैप कर दूं तो सिलेबस आप ठीक से देखें और फिर क्वेश्चन पर हम मूव करेंगे। इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी आईपीआर है, डिजिटल राइट है। अभी सिलेबस देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कंप्यूटर, एनर्जी रिसोर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, आईसीटी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, राइट। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो इधर हमने आपको समझाया था वो सारा है, राइट। अब आइए सीधे सीधे क्वेश्चन पर दिखाते हैं। शुरू करते हैं 2022 के क्वेश्चन से। 2022 में यूपीपीसीएस ने जीएस पेपर 3 के अंदर क्या सवाल पूछा जा रहा है, देखिए। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा और सिलेबस का पहला लाइन यदि आपको याद हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। बहुत ही सिंपल। सिलेबस उठाओ, आप देखो, आप सिलेबस उठाओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी में सीधे सीधे आप देख रहे हो कि सीधा सा एक क्वेश्चन उठा करके क्या रख दिया गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। अब इसके बाद भी आप कहेंगे कि बहुत कठिन पेपर आता है, इसका मतलब है कि सिलेबस आपको क्लियर नहीं है। और पीसीएस की परीक्षा इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने इसको समझ रखा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप प्रीलिम्स जब तक आपका क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आप मेंस के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और ये सबसे बड़ी भूल आप कर रहे हैं, क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा मेंस की होती है। प्री की प्रिपरेशन तो लास्ट के 3 महीने में हो जाती है, जब एग्जाम होने वाला था उससे 3 महीने पहले। ठीक है, आइए राष्ट्रीय सुरक्षा में ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज कितने नंबर का है, 8 नंबर का है, और वर्ड्स कितने हैं, 125। अब इसी क्वेश्चन को जब आप एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो तीसरी बार लिखते हुए आपके हाथ से जो निकलेंगे वो सारे के सारे शब्द बहुत ही वैल्यूएबल हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे आपको इसका थियरी, इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, और वो मैं कराऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरे क्वेश्चन में सीधे सीधे नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इन द डिटेल देयर पोटेंशियल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर। डायरेक्ट सिलेबस से उठा करके क्वेश्चन रख दिया गया है, कुछ भी ऐसा घुमाया नहीं गया है। सिमिलरली हमने कहा था आपसे एनर्जी पर बात करेंगे, तो देखिए कहा जा रहा है यहां से कि एग्जामिन द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल वायबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, राइट। व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट? एज पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो,
जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको हिंदुस्तान लीड कर रहा है पूरी दुनिया में। तो उसके रेफरेंस में भी यदि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रख करके सोचा जाए तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन इंडिया के सामने चैलेंज क्या है? फाइनेंशियल चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल चैलेंज है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और आपके दिए गए सिलेबस को सीधे सीधे टच कर रहा है। क्या कह रहा है कि देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा कीजिए। तो सबसे बढ़िया योजना आप डाल सकते हैं पीएम कुसुम, पीएम कुसुम। लेकिन आंसर कैसे लिखोगे और क्या आंसर में डालना है ये तो मैं अलग से कराऊंगा। अभी तो मैं आपको बस इंट्रो दे रहा हूं कि आपको बस इस पर्टिकुलर वीडियो से आइडिया लगे कि साइंस टेक के सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं। अब थोड़ा काउंट कर लेते हैं इसको साथियों। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 1, 2 और 3 तो ये क्वेश्चन हो गए और मार्क्स काउंट कर लो। 8 नंबर यहां पर, 12 नंबर यहां पर और 12 नंबर यहां पर, यानी कि 12 और 12 24 और 24 और 8 32, यानी कि आउट ऑफ 200 आप देख सकते हैं कि 32 मार्क्स तो केवल और केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3 सवालों से है। और यदि इसमें से आप बढ़िया परफॉर्म किए तो बढ़िया नंबर भी आपको मिलेंगे। इस वजह से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं आपका, इसलिए कोई भी मॉड्यूल नहीं छोड़ना है, पूरी ताकत लगा देनी है, आराम से सिलेक्शन होता है, बढ़िया रैंक आती है। आइए 2022 में ही आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर वहां पर हम उस वाले पेज से लेकर के आ रहे हैं और आगे देखिए इधर अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के 2 क्वेश्चन अभी और पड़े हुए, यानी कि 20 में से 5 क्वेश्चन, 20 में से 5 क्वेश्चन। सोचिए कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, 1/4 पार्ट साइंस टेक कवर कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? देखें सीधे सीधे वही क्वेश्चन याद करिए। आईपीआर आपके सिलेबस में है तो क्या कह रहा है कि डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू आईपीआर, यानी कि हमने अपनी बौद्धिक क्षमता से कोई चीज आपके लिए बनाई और किसी ने उसको कॉपी कर लिया, तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए ना। तो उस पर देखिए सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन घुमाया नहीं गया। और कितने नंबर का है भाई? 12 नंबर का। और क्या कह रहा है कि हाउ देयर वायलेशन कैन बी चेक्ड, यानी कि यदि कोई कॉपी करता है तो हम वायलेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल 12 नंबर का। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में, देखिए यहां पर लिंक कर दिया इंटरनल सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को भी लिंक किया और इधर जो दूसरे क्षेत्र हैं उनको भी लिंक किया जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र है। कह रहा है कि सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में, यानी कि एक्सप्लेन लॉजिकली द रोल एंड इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहां पर? इन मिलिट्री एंड सिविल सेक्टर्स। डायरेक्ट एआई का सवाल है और एआई से ज्यादा चर्चा में कौन है इस समय? कोई नहीं है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो आप देखें तो 5 क्वेश्चन 12 नंबर का भी है। अब यहां से देख लो साथियों, 12 + 12 ये हो गया और पीछे हमने कहा था 32। अब आप कल्पना करिए कि 24 नंबर ये और 32 नंबर ये, यानी कि 36 और 20 और जोड़ देंगे तो 56 मार्क्स आपको सीधे सीधे आउट ऑफ 200 कौन दे रहा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रहा है 2022 के पेपर में। यदि आप इस पर लीड नहीं बना पाओगे तो ऑटोमेटिकली आप बाहर होने लगेंगे, राइट? क्योंकि जीएस के सारे पेपर्स आपके सामने हैं, ऑप्शनल हट गया है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, हर डायमेंशन को कवर करना पड़ेगा। लेकिन आसान क्या है कि सिलेबस सीधा उठा के रखा गया है, बस और कुछ नहीं रखा गया, ठीक है ना। आइए 2021 का देख लीजिए। सिलेबस के लास्ट में हमने डिजिटल राइट की बात करी थी, तो डिजिटल राइट पर सीधा क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी मिशन पर सीधा क्वेश्चन एग्रीकल्चर को लेकर के। आफ्टर दैट देख सकते हैं एआई पर फिर एक क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि 21 में भी एआई पूछा गया, 22 में भी पूछा गया और हो सकता है कि 23, 24, 25 जब तक कि एआई को हर आम आदमी समझ नहीं जाएगा ना, तब तक ही पूछा जाता रहेगा, जब तक कोई इससे भी कुछ अलग टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं होगी। इस वजह से आपको जो चर्चित मुद्दे हैं उन पर बहुत फोकस रखना है। और कौन कहता है कि मेंस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं? हो रहा है ना रिपीट आपके सामने, बस थोड़ा सा नेचर बदल रहा है। वहां पर एआई को डिफरेंट फील्ड में पूछ रहे हैं और यहाँ पर पहले नेशनल पॉलिसी पूछ रहे हैं। तो यदि नेशनल पॉलिसी आप जानते हैं तो डिफरेंट फील्ड तो आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे, है ना। इसके बाद यूपीएससी सीएससी का मेंस का कॉपीड क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, तो उसकी भी चिंता मत करिए। 2013 से लेकर के जब से यूपीएससी ने अपना सिलेबस मेंस का चेंज किया था, 13 से लेकर के और आज तक का यूपीएससी ने जितने भी सवाल पूछे हैं जो मुझे लगेगा कि यूपीपीसीएस में कॉपी हो सकते हैं, मैं उनका भी कलेक्शन करके आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे। भारत में इंटरनेट अपराध रोकने में कैसे उपयोगी है? क्या? साइबर डोम परियोजना पहले से पूछा गया। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1, 2, 3 और 4। मार्क्स देख लें तो 12 और 12 24, 24 और 8 32 और 8 40 नंबर के क्वेश्चन तो आपको
21 में दिखाई दे रहे हैं। कितने मार्क्स हो गए साथियों? 40 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहां पर 56 दिखाई दे रहा था, यहाँ पर 40। अब हम 20 के पेपर की एनालिसिस कर लेते हैं, 2020 के पेपर की एनालिसिस। सीधा क्वेश्चन है कि सीएनजी क्या है, सॉरी एससीएनजी क्या है, एससीएनजी क्या है? तो सीएनजी, एससीएनजी, पीएनजी, एलएनजी जो एनर्जी के दूसरे रूप हैं वो सब आपसे पूछे जा रहे हैं, मतलब फिर से एनर्जी पर सवाल है डायरेक्ट, है ना। इसके बाद देखिए सिलेबस में लिखा है टेक्नोलॉजी पॉलिसी आपको बतानी है, तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी देखिए डायरेक्टली वही सवाल पूछ लिया कि जो यहाँ पर पूछा गया कि इनोवेशन पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है 2020, करंट अफेयर से जोड़ करके सीधा पूछा और डायरेक्ट कितने नंबर का पूछ लिया भाई? 12 नंबर का पूछ लिया। तो अब बताओ आपको क्या टेंशन है इसको लिखने में। इसके बाद एक जो बहुत अहम मुद्दा है जो कि जुड़ता है इंटरनल सिक्योरिटी से, न्यूक्लियर पॉलिसी वाला, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस टेक्नोलॉजी आपस में जोड़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द इश्यूज ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। बहुत बढ़िया, एनपीटी, सीटीबीटी, ग्लोबल जीरो, जितने भी न्यूक्लियर इश्यूज हैं वो सब यहाँ पर कनेक्ट करके आप आराम से डिस्कस करके लिख सकते हैं, और इंडिया का क्या रोल है वो सब आप बता सकते हैं यहाँ पर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एट प्रेजेंट इन इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेज हाउ न्यूक्लियर वेपन कैन बी एडवांटेजियस इन इंडिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब आप ये कहेंगे सर ये तो इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, आपने जबरदस्ती डाल दिया। साथियों मैंने क्या कहा था शुरू में कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अप्रोच, क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी को भी कवर कर रहा है, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी कवर कर रहा है, दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो ये समझ आपको होनी चाहिए कि आप कैसे जोड़ेंगे। जब तक आप थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग ओपन नहीं करेंगे, दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक बढ़िया आंसर लिख सकें। आंसर तो सब लिखेंगे जो प्री क्वालिफाई करेंगे, लेकिन एसडीएम सब नहीं बनते, डिप्टी एसपी सब नहीं बनते, बनते वही हैं जिनका आंसर बहुत बढ़िया होता है, मतलब फर्स्ट लुक में ही आंसर लगे कि हाँ आपने पढ़ करके तसल्ली से लिखा हुआ है, ठीक है ना। मार्क्स देख लो आप, 12 और 12 24 और 12 36, 36 और 8 होता है 44, यानी कि 44 मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है 2020 में। आफ्टर दैट 2019 का देखिए, फिर से वही बात आ गई क्या कि न्यूक्लियर डिटरेंस इज द ओनली इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू काउंटर द डेडली जीनोलॉजिकल न्यूक्लियर वेपन्स। एनालिटिकली एक्सप्लेन करिए इस स्टेटमेंट को। तो अब सवाल ये उठता है कि सर न्यूक्लियर पॉलिसी भी पीछे भी पूछा और न्यूक्लियर डिटरेंस अभी भी पूछा, इसका मतलब है सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आप देख रहे हैं कंसेक्यूटिव ईयर में रिपीट हो रहे हैं, यानी कि पिछले साल जो पूछा वो इसी साल पूछा जा सकता है। तो हैव अ ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, just first of all go through the previous year paper. Until and unless you will not solve the previous year paper, this is quite difficult to start the answer writing. आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग ही होगी किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यदि वो आप नहीं कर रहे हो तो इट मींस यू आर गोइंग इन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। यदि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर के बैठे हुए हैं, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल बेसिक सा पहले प्रीवियस ईयर उठाइए और सिलेबस उठाइए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देखिए, मैच करिए और फाइंड आउट करिए कि क्या समस्या आपको आ रही है, ठीक है ना। आफ्टर दैट देखिए, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं आपसे 2019 का ही चल रहा है, इससे पहले क्या हमने देखा था भाई 2020 का। 2019 में एक क्वेश्चन ये हो गया, भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। फिर से एनर्जी आई, एनर्जी में क्या पढ़ोगे? व्हाट इज द एनर्जी, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाउ एनर्जी, यही पढ़ोगे ना आप। एंड व्हाट इज द क्राइसिस ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। बेसिक सी बातें इतनी पढ़नी है, तो जब सब पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन जाएगा कहां पे ये बता दो मुझे, और आना तय है एनर्जी पर क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ना आपके पास लगभग 300 से 400 टॉपिक की पूरी लिस्टिंग होनी चाहिए कि इतने टॉपिक आपके तैयार हैं हर समय, और वो आप कर पाएंगे हमारे साथ जोड़ करके। भरोसा होगा, जरूर करेंगे आप, निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है। यदि पिछली बार आप किसी पोस्ट पर सेलेक्ट हैं, 2-4 नंबरों से आपकी रैंक नहीं अच्छी आ रही है, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए। आपको कंटेंट जो मिलेगा वो बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट, एकदम लेटेस्ट अपडेट, जो अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट से हैं, जो अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हैं, ऑथेंटिक है, जिसको गवर्नमेंट मानती है, वहां से आपको डेटा निकाल करके दिखा जाएगा, और साफ साफ सोर्स लिखा रहेगा कि कहां से आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आगे बढ़ते हैं, देखें फिर से एक वही सवाल क्या पूछ रहा है कि एक्सप्लेन विथ एग्जांपल द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इनहांसिंग नेशनल पावर। सिलेबस की पहली लाइन उठा लीजिए और थोड़ा सा मॉडिफाई करके सवाल आपके सामने रख दिया गया है। तो कौन कह रहा है कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, रिपीट नहीं होंगे? भाई आराम से मिलेंगे। 8 नंबर 16 नंबर, 16 और 12 28 नंबर। 28 नंबर का सवाल इन्होंने यहां पूछा
और इस पेज पर देखिए, यानी कि पिछले पेज पर 28 और यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर ये और 12 नंबर ये 24। 28 और 24 कितना होता है भैया बताओ जल्दी से? 32 और 20, 32 और 20 होता है 52। देख रहे हैं आप, 52 नंबर। 19 में सवाल क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। याद करिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिलेबस में बताया था और हर बार करंट अफेयर से जोड़ रहे हैं। इस टाइम पर ना क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत चर्चा में आ गया था 2019 पर, तो क्लाउड कंप्यूटिंग पूछ लिया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूपीएससी सीएससी ने क्लाउड कंप्यूटिंग पहले ही पूछ रखा था। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी आल्सो, देन दिस इज अगेन वेरी इजी फॉर यू, यू आर वन स्टेप अहेड। उन्होंने पहले ही पूछा था और इन्होंने थोड़ा बाद में पूछा है, लेकिन जड़ें तो आपको मिल ही रही हैं और वो काम मैं कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए यहां पर हो गया कितना, 52 मार्क्स। और अब बात कर लेते हैं 18 में। तो 18 में ही पहली बार यूपीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था और यहां पर आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 18 में थोड़ा सा इन्होंने कम किया, 16 नंबर का, ठीक है ना। और दोनों क्वेश्चन ठीक ठीक बिल्कुल एकदम से कॉपी पेस्ट है। तो इस बार आप बता दें, इस बार आईसीटी पर सवाल बनने की पूरी संभावना है। आईसीटी पर सवाल बन सकता है, सोलर एनर्जी पर बन सकता है अगेन, राइट, और जो दूसरे नए एनर्जी इनोवेशन हैं उन पर बन सकता है। किसी भी टॉपिक को आपस में लिंक कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर साथियों मैं बात करूं, यदि थोड़ा सा देखें तो 18 में 2 क्वेश्चन वहां आपको दिखाई दे रहे हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन 12-12 नंबर के, यानी 24, और पीछे हमने आपको दिखाया 16। तो 24 और 16 मतलब हो गया 40, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक वही हमने कहा पॉलिसी या मिशन पूछ लेंगे कि क्या चल रहा है, और फिर से एक बार यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने कि जो TIFAC है इसके बारे में बता दीजिए। IT क्षेत्र में 2020 तक भारत में आने वाली, मतलब हर साल एक क्वेश्चन करंट अफेयर को टारगेट कर रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, और बाकी 1-2 क्वेश्चन जो सिलेबस के अंदर है वो। अब आप फाइनली ये समझो कि 40 नंबर 2018 में, 2019 में 52 नंबर का सवाल 52 का, 2020 में 44 नंबर का, 2021 में 40 नंबर का, और 2022 में 56 नंबर का। कॉन्जिक्यूटिवली हम देखें तो 2018 से एवरेज निकाला जाए तो लगभग 50 या 45 नंबर के आसपास का जो मार्क्स है वो कवर कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि 1/4 आप कह सकते हैं आउट ऑफ 200, 1/4 साइंस एंड टेक कवर कर रहा है। अब ये 1/4 आप कैसे कवर करोगे 100% सिक्योरिटी के साथ, कंप्लीटली पूरी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे हम लोग 10 लेक्चर में। लेक्चर थोड़े से बड़े होंगे लेकिन उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, एक बार मेहनत करनी है। 10 लेक्चर में कैसे कवर करेंगे ये बिल्कुल आपके सामने है। पूरा ये पूरा PDF जैसा मैंने ये बनाया है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो कि चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आराम से आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें ये पूरा का पूरा PDF उपलब्ध रहेगा आपका। लेक्चर हमने बना दिए हैं और ये सारे लेक्चर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लेक्चर 10 तक पूरा का पूरा सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है, बढ़िया कंटेंट के साथ आपके पास उपलब्ध होगा। इसीलिए बिना किसी समय गंवाए तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार मुझे फॉलो करिए। निश्चित रूप से एक एक मॉड्यूल आपका ऐसा तैयार कराऊंगा कि आप इस वाले पेपर में, GS पेपर 3 में, आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको यही लगेगा कि हाँ सर ने जो मेहनत कराई थी उसका प्रतिफल आज आपके सामने है। लगातार आप कलम कहीं रोकेंगे नहीं, लिखते चले जाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो मेरी समझ में आती है तो अपने उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाइए जो बहुत महंगी फीस के चक्कर में परेशान है और सिस्टमेटिक शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत थोड़ी सी फीस पे करके वो हमारे साथ आराम से काम कर सकते हैं। और यदि कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो मुझे बता सकते हैं, उन सबका स्वागत है। जैसे जैसे आपके सुझाव आते रहेंगे हम उस पर काम करते रहेंगे, शिकायतें आएंगी उन कमियों को हम दूर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।